जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस और लास्ट जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज द 46th हेरिटेज मीटिंग, कमिटी मीटिंग। सो वी हैव सीन कि यहाँ पर मोइदम्स ऐड किए गए थे फ्रॉम असम और ये इंडिया का 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया था। इसके अलावा ऑलरेडी असम में 3 हेरिटेज साइट्स हैं, काजीरंगा, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये मोइदम्स, तो 3 ऑलरेडी हो गए हैं इसके साथ ही। ठीक है, और इसके साथ ही इनाग्रल सेशन में इन लाइन विद द विजन ऑफ विकास भी विरासत भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था कि वो एक $1 मिलियन ग्रांट देंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है 112th सेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ILC। तो रिसेंटली इंडियन ट्राइपार्टाइट डेलीगेशन जिसको लीड कर रहे थे मिस सुमिता डावरा, जो कि सेक्रेटरी हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में, शी पार्टिसिपेटेड इन 112th सेशन ऑफ ILC इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये ILO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और कहाँ पर हुआ, ये हुआ जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, इट held its meeting from June 3rd to 14, 2024, and Indian tripartite delegation comprising of representatives from कहाँ से थे, वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट, दे पार्टिसिपेटेड इन दिस। हेड ऑफ द डेलीगेशन थी मिस सुमिता डावरा, who was the secretary, and she addressed the ILC during the plenary session on towards a renewed social contract। तो एक तरीके से जो थीम था वहाँ का जिस पर उन्होंने डेलीगेशन दिया था, जिस पर उन्होंने बात की थी, दैट वाज टुवर्ड्स अ रिन्यूड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ और भी मेजर इनिशिएटिव्स हाईलाइट किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग लेबर रिफॉर्म्स एंड एनहेंसिंग लेबर सिक्योरिटी कवरेज। तो ओवरऑल देखें तो इस न्यूज़ में बहुत कुछ ऐसा खास नहीं है जो आपके लिए मेनली अभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से हो। हाँ, मे बी ILO इसको ऑर्गेनाइज करता है, जेनेवा में हुआ, इतना क्वेश्चन हो सकता है। मिस सुमिता डाबरा ने इसको लीड किया इस ऑर्गेनाइजेशन को। बाकी बहुत कुछ ऐसे कंट्रीब्यूटिंग पॉइंट्स नहीं हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आइवरी कोस्ट जॉइंस UN वाटर कन्वेंशन। रिसेंटली UN वाटर कन्वेंशन, फॉर्मली इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन एंड यूज़ ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स, इसको रेटिफाई किया आइवरी कोस्ट ने। ठीक है, सो इट वाज रेटिफाइड बाय आइवरी कोस्ट। सो UN वाटर कन्वेंशन, जिसको फॉर्मली क्या बोला जाता था, कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज़ ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक, इसको रेटिफाई किया गया आइवरी कोस्ट के साथ। और इसी के साथ आइवरी कोस्ट इसकी 53rd पार्टी बन जाती है, या कोट डे आइवर इसकी भी बोलते हैं। सो 53rd पार्टी इसकी बन जाती है। आइवरी कोस्ट 53rd पार्टी बनती है टू द 1992 UN वाटर कन्वेंशन। तो ये जो UN वाटर कन्वेंशन है ये 1992 में बना था और आइवरी कोस्ट उसका, सॉरी, UN वाटर जो है ये 1992 में फॉर्म हुआ था और आइवरी कोस्ट इसका 53rd मेंबर बनेगा, बन गया है, रेटिफाई कर दिया है। ऑफिशियली हमने इसका नाम देख लिया। दिस एक्सेशन, ऑफिशियली जो नाम है वो भी याद रखिएगा, कन्वेंशन ऑन द प्रोटोकॉल एंड यूज़ ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स, इसी को UN वाटर कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए वो आपको ये नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, कन्वेंशन टू द प्रोटेक्शन एंड यूज़ ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स। दिस एक्सेशन मेक्स आइवरी कोस्ट एज द 10th अफ्रीकन नेशन, और आइवरी कोस्ट इसी के साथ 10th अफ्रीकन नेशन भी बन गया जिसने इस ट्रीटी को ज्वाइन किया है। इन व्यू ऑफ इंक्रीज वाटर स्ट्रेस एंड द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, दिस एक्शन रिफ्लेक्ट्स अ ट्रेंड अमंग द अफ्रीकन कंट्रीज टू इम्प्रूव द कोऑपरेटिव वाटर मैनेजमेंट। ठीक, तो स्टैटिक चीज़ क्या हो गई, इसका जो ऑफिशियल नाम है वो, और ये कब बनाया गया था, 1992 में। लेटेस्ट जो मेंबर इसमें ऐड हुआ है वो है आइवरी कोस्ट। इट इज़ द 10th अफ्रीकन नेशन, मतलब इससे पहले और भी 9 नेशंस बन चुके हैं। और जो वाटर स्ट्रेस बढ़ रहा है दुनिया में उसको देखते हुए दिस हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू टेक। नेक्स्ट इज़ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव।
Recently, Bangladesh officially welcomed as the fifth member of State of Colombo Security Conclave. तो बांग्लादेश को ऑफिशियली वेलकम किया गया एज द फिफ्थ मेंबर, तो ये पांचवा मेंबर बन गया ऑफ द स्टेट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC, अ ग्रुपिंग दैट इंक्लूड्स इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स। तो इसमें कौन कौन है? इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स और अब आ जाएगा बांग्लादेश, तो 5 हो जाएंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इस तरीके के जहाँ मेंबर्स भी कम होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारे पड़ोसी देश इंडिया, श्रीलंका तो कोलंबो से आपको समझ आ ही जाएगा, मालदीव्स, मॉरिशस एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो ये क्या है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स एंड बांग्लादेश। 8th Deputy National Security Advisor DNSA level of meeting of Colombo Security Conclave was hosted virtually। तो इसको होस्ट किसने किया इस साल? इसको होस्ट किया मॉरिशस ने। इंडिया, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका वेलकम बांग्लादेश एज अ फिफ्थ मेंबर। सिशल्स पार्टिसिपेटेड एज एन ऑब्जर्वर स्टेट। ऑब्जर्वर स्टेट बनता है शेसल्स। इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, कुछ लोग इसको सेचल्स बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे बस ये अच्छा लगता है तो आई प्रोनाउंस इट दैट वे। तो देख लीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन हर जगह अलग अलग देखने को मिला है। आई डो नॉट नो द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो वहाँ के लोग बोलते होंगे। सो मेंबर स्टेट्स reviewed the decisions taken at 10th 7th NSA level meeting hosted virtually by Maldives on July 12th 2023। 2023 में मालदीव्स में हुआ, 2024 में मॉरिशस में हो रहा है वर्चुअली। मेंबर्स इसमें 5 हो गए हैं बांग्लादेश को मिला के। CSC बना था कब, ये भी याद रखिए। अब इसका स्टैटिक पोर्शन आपको याद रखना है। कोलंबो सिक्योरिटी का जो कॉन्फ्रेंस या काउंसिल है, ये कॉन्क्लेव सॉरी, ये बना था 2011 में एज अ ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग। तो इनिशियली जो फाउंडिंग मेंबर्स थे इसमें वो 3 ही थे, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। मॉरिशियस फोर्थ मेंबर के तौर पे जुड़ा था इन द फिफ्थ मीटिंग। और ये जो मीटिंग हुई है अभी 8th मीटिंग, इसमें बांग्लादेश को फिफ्थ मेंबर के तौर पे जोड़ा गया है। मॉरिशस फोर्थ बना, बांग्लादेश फिफ्थ मेंबर बनता है। इनिशियली इसमें 3 मेंबर्स थे, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। मैप खोलिए, मैप में भी देखिए इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। CSC इज़ व्यूड एज इंडियाज इनिशिएटिव to strengthen its engagement with the Indian Ocean region, emphasizing regional cooperation and shared security goals. CSC aims to limit China's influence also in the strategically important region and reduce its presence within the member countries। ठीक है, तो मेनली इसका काम क्या है कि जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उसको काउंटर बैलेंस करना। ठीक है, और ये देखा जाता है एज एन इंडियाज़ इनिशिएटिव कि जो इंडियन ओशन रीजन का जो मेनली इम्पैक्ट है जिन कंट्रीज़ का, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें, वो शेयर्ड सिक्योरिटी गोल्स हो। क्योंकि बाहर से आके कोई भी अगर कभी कोई अटैक होता है थ्रू दिस वाटर रूट, तो वी हैव अ कोऑपरेशन बिटवीन अमंग्स द ओशियन नेशंस कि ये सब मिलके कोऑपरेट करेंगे एट दैट टाइम। या चाइना का कोई इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलता है तो वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, पहली चीज़ अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि बांग्लादेश इसका फिफ्थ मेंबर बन गया है। ये कब बना था? ये बना था 2011 में। ट्राईपार्टाइट कंट्रीज़ थी, उसमें 3 कंट्रीज़ थी इनिशियली, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। मॉरिशस को बाद में फोर्थ मेंबर की तरह जोड़ा गया फिफ्थ मीटिंग में, और बांग्लादेश को फिफ्थ मेंबर की तरह अब जोड़ा गया है सिक्स्थ मीटिंग में। इस साल की जो मीटिंग थी वो बेसिकली होस्ट की गई थी मॉरिशस के द्वारा। लास्ट ईयर मालदीव्स ने होस्ट किया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज 50th G7 लीडर्स समिट। 50th G7 लीडर्स समिट ये हुआ इटली में। 50th ये कहाँ होता है? इटली में। सो इट वॉज हेल्ड इन इटलीज एपुलिया रीजन जून 13 to June 15, एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको अटेंड किया था। Italy had invited 11 countries including India in the outreach session of G7। G7 में members कौन कौन है देख लीजिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। ठीक है, तो यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस,
चाइना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। जापान है इसमें। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। सो इट इज़ G7। की हाइलाइट्स देखते हैं 50th समिट के। द की एजेंडा ऑफ G7 समिट वॉज टू फोकस ऑन ग्लोबल साउथ, G7 कंट्रीज एनहेंसिंग देयर सपोर्ट फॉर यूक्रेन। तो इन्होंने यूक्रेन की तरफ भी अपना सपोर्ट एनहेंस किया, कैसे? बाय यूटिलाइजिंग अबाउट 300 बिलियन इन फ्रोजन रशियन एसेट्स। Leaders of the summit resolved to advance specific G7 PGII partnership for global infrastructure and investment projects. साथ ही साथ एज अ रिजल्ट ऑफ G7, द G7 विल रेज $600 बिलियन बाय 2027। ठीक है, तो इन्होंने जो भी ये PG आया है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, इसके थ्रू ये रेज कर पाएंगे अराउंड $600 बिलियन बाय 2027 टू फंड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द मिडिल क्लास एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस। ठीक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ये फंड कर पाएंगे इन द मिडिल क्लास एज वेल एज द अंडर डेवलप्ड नेशंस। प्रमोटिंग द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर is a commitment made by G7 countries. ओके, सो एक कमिटमेंट भी इनके द्वारा किया गया है। क्या है ये? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको प्रमोट करना, ये भी G7 कंट्रीज़ के द्वारा किया जाएगा। इट ऑल्सो एक्सटेंडेड द सपोर्ट फॉर लोबितो कॉरिडोर इन सेंट्रल अफ्रीका एंड ल्यूजोन कॉरिडोर इन एंड द मिडिल कॉरिडोर। अब ये देख लीजिए ये तीनों चीज़ें क्या हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सो G7 ऑल्सो एक्सटेंडेड द सपोर्ट फॉर लोबितो कॉरिडोर, ये सेंट्रल अफ्रीका में, ल्यूजन कॉरिडोर एंड मिडिल कॉरिडोर। लेट्स सी ये क्या है। लोबितो कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो ये एक ट्रेड रूट है सेंट्रल अफ्रीका में। ठीक है, ये ट्रेड रूट कहाँ पर है? सेंट्रल अफ्रीका में है। ये 1300 किलोमीटर का रेलवे लाइन है रनिंग फ्रॉम द अटलांटिक ओशन पोर्ट सिटी ऑफ लोबितो, अंगोला टू द बॉर्डर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड ज़ैम्बिया। ठीक, तो ये 1300 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन है जो कि कहाँ से चलेगी? रनिंग फ्रॉम अटलांटिक ओशन पोर्ट ऑफ सिटी ऑफ लोबितो, जो कि अंगोला में है, वहाँ से लेके ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ज़ैम्बिया को ज्वाइन करेगी। तो दैट इज़ लोबितो कॉरिडोर। अफ्रीकन में, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ये। लोबितो इज़ इन अंगोला, वहाँ से कॉन्गो एंड ज़ैम्बिया। ठीक है, तो ये क्या है? 1300 किलोमीटर की रेलवे लाइन है बेसिकली। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ इस तरह से क्वेश्चन आने की संभावनाएं थोड़ी सी ना ज़्यादा हो जाती हैं। 1300 किलोमीटर्स की रेलवे लाइन है ये। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। ल्यूजन कॉरिडोर क्या है? तो ये एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर है, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर है, लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ ल्यूजोन इन फिलीपींस। तो ये कहाँ पर है? फिलीपींस में है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड इन फिलीपींस। तो ल्यूजन कहाँ पर है? फिलीपींस में है। पूछ सकते हैं भाई कहाँ लाई करता है? फिलीपींस में है। लोबितो कहाँ है? अफ्रीका में है। लोबितो है क्या? लोबितो कॉरिडोर तो रेलवे लाइन है, 3 कंट्रीज़ को जोड़ रही है, अंगोला, DRC और ज़ैम्बिया। DRC इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ल्यूजन कॉरिडोर क्या है? तो ये एक इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर है। तो ल्यूजन क्या है? ल्यूजन बेसिकली इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड इन द फिलीपींस, तो ये वहाँ पर लोकेटेड है, इसको नाम दिया गया। मिडिल कॉरिडोर क्या है? मिडिल कॉरिडोर को ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट भी बोलते हैं। ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट। सो ये एक मेजर ट्रेड रूट है जो कि कनेक्ट करता है एशिया और यूरोप को। ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? एशिया और यूरोप को। ठीक है, ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट। द इटालियन प्राइम मिनिस्टर प्रायोरिटाइजेज अफ्रीका इन हर फॉरेन पॉलिसी थ्रू मट्टे प्लान। व्हाट वुड इट बी कॉल्ड? आई डोंट नो। सो ये है आई थिंक मट्टे प्लान। सो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया अफ्रीका को इन हर फॉरेन पॉलिसी थ्रू मट्टे प्लान। अब ये मट्टे प्लान एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, इसको एक बार देखना पड़ेगा। वील सी एंड देन आई एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज़ दिस मट्टे प्लान। अभी के लिए आप ये याद रखिए, लोबितो कॉरिडोर क्या है? लोबितो कॉरिडोर एक रेलवे लाइन है। लोबितो इज़ अ सिटी इन अंगोला, वहाँ से बॉर्डर से लेकर अटलांटिक ओशन पोर्ट सिटी है ये,
वहाँ बॉर्डर से लेके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ज़ाम्बिया तक ये रेलवे लाइन जाएगी। ल्यूजन कॉरिडोर एक इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर है और ल्यूजन इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड इन फिलीपींस। मिडिल कॉरिडोर जोड़ेगा एशिया और यूरोप को वाया ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट। ठीक है। और इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने अफ्रीका को प्रायोरिटाइज़ किया है अपनी फॉरेन पॉलिसी में थ्रू द मेट्टे प्लान। तो ये जो पूरा नो आप ये देखेंगे इन्फॉर्मेशन जो है जो यहाँ दे रखी है इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान से देखनी है क्या है ये यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं। 50th G7 समिट कहाँ पर हुआ? इटली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडिया आयोरा क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। सो रिसेंटली 2-day conference held recently, the 2-day Indian Ocean Rim Association IORA Cruise Tourism Conference, it concluded in New Delhi। तो 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी जो कि न्यू दिल्ली में कंक्लूड होती है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो इट इंक्लूडेड द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्पेशलिस्ट फ्रॉम इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एंड इट्स मेंबर स्टेट्स। कौन कौन है इसमें? बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सेशल्स और तंजानिया। आयोरा इंडिया क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस एम्स टू foster the cooperation, knowledge sharing and strategic partnership to maximize the potential of cruise, coastal and marine tourism with आयोरा region। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयोरा रीजन है वहाँ पे क्या हो, क्रूज़ जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा दिया जाए, वो बढ़े, इसके लिए कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंडिया आयोरा कॉन्फ्रेंस। सो इसमें आयोरा के मेंबर्स अगर हम देखें तो कौन कौन है? बांग्लादेश, केनिया, मेडागास्कर, मालदीव्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सेशल्स और तंजानिया। और ये मीटिंग कहाँ पर हुई? ये होती है न्यू दिल्ली में। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट वर्क्स टुगेदर to bring the countries together bordering the Indian Ocean to collaborate on social and economic development। Establish कब हुआ था? ये 1997 में बना था। हेडक्वार्टर इसका है एबिन मॉरिशियस में। 23 मेंबर्स हैं बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड वाटर फोरम। रिसेंटली 10th वर्ल्ड वाटर फोरम कंक्लूड हुआ। सो कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? मई 18 to 25 2024 को हुआ। ये कहाँ पर होता है? बाली इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, नुसा दुआ, बाली, इंडोनेशिया। तो बाली इंडोनेशिया में ये कॉन्फ्रेंस होता है। थीम क्या थी इसकी? थीम याद रखिएगा, वर्ल्ड वाटर फोरम की थीम की बात कर रहे हैं। इसकी थीम थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। की हाइलाइट्स की बात करें, द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम ओपनड विद सिगारा कीर्ति एंड क्लोज्ड विद मिलास्टी सेरेमनी। बोथ द ट्रेडिशन ऑफ बैलिनीज वाटर प्यूरिफिकेशन। ओके, अब ये भी पॉइंट याद रखिएगा, देखिए पूछ सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम ओपनड विद सेगारा कीर्ति, एक तो ये हो गया, और ये जो ख़त्म हुआ, इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई वो होती है मिलास्टी सेरेमनी के साथ। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही ट्रेडिशंस हैं बैलिनीज वाटर प्यूरिफिकेशन के। ठीक है, तो बाली में जो वाटर प्यूरिफिकेशन की कुछ टेक्निक्स हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं, सिगारा करती और मिलास्टी। ठीक, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इतना रंग बिरंगा इसलिए कर रही हूँ जिससे आप ध्यान दीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिगारा करती है मिलास्टी सेरेमनी। ये ट्रेडिशंस हैं किसके? बैलिनीज प्यूरिफिकेशन के। तो पूछा जा सकता है, ये दोनों अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे, किससे रिलेटेड है? कोई पर्सनालिटीज़ बोल सकते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा हटके हो जाएगी चीज़ कि बैलिनीज वाटर प्यूरिफिकेशन के टाइप्स हैं। 64,000 पार्टिसिपेंट्स विजिटर्स थे, ये सब चीज़ें ठीक है, हमारे काम की उतनी नहीं है। इंडोनेशिया अडॉप्टेड द फॉलोइंग डिक्लेरेशंस। क्या क्या डिक्लेरेशन इंडोनेशिया ने अडॉप्ट किया? मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन नुसा दुआ, क्योंकि वहाँ पे हुआ था। लोकल एंड रीजनल अथॉरिटीज़ डिक्लेरेशन विच वॉज अडॉप्टेड बाय WWC, दैट इज़ वर्ल्ड वाटर में भी कमेटी होगा। एंड UCLG बाली बेसिन चैम्पियंस एजेंडा। इफ़र अचमी द सैनिटेशन केयर यूथ कोऑर्डिनेशन
which was awarded the Kyoto World Water Grand Prize 2024. सो क्योटो वर्ल्ड वाटर ग्रैंड प्राइज ये दिया गया इफ़ा राजमी को. इट वॉज द कोऑर्डिनेशन सैनिटेशन केयर यूथ कोऑर्डिनेशन. आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बट फिर भी आप देख लीजिए, देखिए कुछ भी पूछ सकते हैं. सो नेक्स्ट डे यू वुड से कि आपने बोला था, बट मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर थोड़ा ना अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया जाएगा तो दिस कुड बी मोर इम्पॉर्टेंट. इन एडिशन 11th वर्ल्ड वाटर फोरम जो है वो इट विल बी हेल्ड इन सऊदी अरेबिया इन 2027. तो ये तो 10th थी, और ये कहाँ पर होती है, ये हुई थी आपकी बाली में. जो नेक्स्ट होगी द 11th वर्ल्ड वाटर फोरम, ये होगी सऊदी में. ठीक है, 2027 में होगी. वर्ल्ड वाटर फोरम लार्जेस्ट इंटरनेशनल गैदरिंग है इन द वाटर सेक्टर इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेक होल्डर्स विच हैज़ बीन को होस्टेड बाय वर्ल्ड वाटर काउंसिल एंड अ होस्ट सिटी. वर्ल्ड वाटर काउंसिल बेस्ड इन मार्सेल फ्रांस, ये बनाई गई थी 1996 में. वर्ल्ड वाटर काउंसिल फ्रांस में 1996 में बनाया गया था. द वर्ल्ड वाटर काउंसिल हैज़ 260 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशंस विच कम फ्रॉम 52 कंट्रीज अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, तो यहाँ से आपको जो कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है मेनली, वो सबसे पहले हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. 10th वर्ल्ड वाटर फोरम हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, कहाँ होता है, तो ये हुआ बाली में, बाली इंडोनेशिया. ठीक है, कॉन्फ्रेंस होती है मई 2024 में 18 to 25 बाली में होती है. थीम थी इसकी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी. की हाईलाइट्स अगर हम देखें तो ये जो 10th वर्ल्ड वाटर फोरम था, इट ओपनड विद सेगारा कीर्ति एंड क्लोज्ड विद मेलास्टी सेरेमनी. ये दोनों ही जो हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशंस ऑफ बैलिनीज वाटर प्योरिफिकेशन. और बहुत सारी चीज़ों में लोगों ने और ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया. क्योटो वर्ल्ड वाटर ग्रैंड प्राइज़ 2024 ये दिया जाता है इफ़ा राजमी को. ये आई थिंक इट इज़ अ सम कोऑर्डिनेट, आई डोंट थिंक इट इज़ अ पर्सनैलिटी, मे बी इट इज़ सम काइंड ऑफ केयर यूथ कोऑर्डिनेशन. इन एडिशन 11th जो वाटर फोरम होगा वो 2027 में होगा. अभी 2024 में हुआ, 2027 में होगा. कहाँ पर होगा, सऊदी अरेबिया में. और वर्ल्ड वाटर काउंसिल जो वर्ल्ड वाटर फोरम है, ये एक तरीके की लार्जेस्ट गैदरिंग के तौर में आप देख सकते हैं इन द वाटर सेक्टर इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेक होल्डर्स, जिसको को होस्ट किया जाता है वर्ल्ड वाटर काउंसिल और होस्ट सिटी. जैसे कि बाली में हुआ तो बाली प्लस वर्ल्ड वाटर काउंसिल. और वर्ल्ड वाटर काउंसिल जो है ये बनी थी 1996 में. इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओशियन डेकेड कॉन्फ्रेंस, देखिए ये चीज़ें जो मार्क कर रही हूँ मैं, आप खुद भी देखिएगा, आप इतने टाइम से पढ़ रहे होंगे, इनको ना आप बार बार पढ़िएगा. तो रिवीजन मोड में आप जब आप रहेंगे तो ये भूलेंगे नहीं. और कोशिश कीजिएगा कि मॉक टेस्ट ले लीजिए, तो मॉक्स आप सॉल्व कीजिए, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लगेगा. अलॉन्ग विद ऑल दिस रीडिंग आप डेली एक मॉक करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, सो नेक्स्ट इज ओशियन डेकेड कॉन्फ्रेंस 2024. Recently, India, amid the challenges posed by climate change, has made a strong pitch for designing region-specific ocean observation centers during 2024 Ocean Decade Conference in Barcelona. तो ओशियन डेकेड कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है, बार्सिलोना में होती है, अप्रैल 10 से 12 2024. इसको को ऑर्गेनाइज किया गया यूनेस्कोज इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन के द्वारा, आईओसी यूनेस्को के द्वारा. थीम थी इसकी डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट. ठीक है, इसकी थीम क्या थी, डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट. ऑब्जेक्टिव था इसका द रिव्यू प्रोग्रेस मेड इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनहेंस द कॉपरेशन अमंग स्टेक होल्डर्स. तो बेसिकली ओशियन, हमको जो आजकल ओशियंस की दुर्गति हो रही है, बेसिकली आप वो बोल सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके के जो ये कॉन्फ्रेंसेज हैं वो ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं. तो ये बार्सिलोना में हुई थी. को ऑर्गेनाइज इसको यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन के द्वारा किया गया था. ऑब्जेक्टिव इसका हमने देख लिया. कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी बाय द स्पेनिश गवर्नमेंट एंड यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन के द्वारा. एंड इट एम टू असेस द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो
It aimed to assess the progress towards the goals of United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development and foster the collaboration among the stakeholders. ठीक है. टी श्रीनिवास कुमार, डायरेक्टर ऑफ द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ही वॉज अमंग द डेलीगेशन. तो इनकॉइस के जो डायरेक्टर हैं वो भी थे इन द डेलीगेशन. ठीक है. 2021 से 30 तक ये जो डेकेड है, इट इज़ अ डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इंडियन ओशन रीजनल डेकेड कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो ये 2024 में ये हुआ, फरवरी 2024 में, एंड इट वाज हेल्ड इन हैदराबाद. द डेकेड कोलैबोरेटिव सेंटर organized by the conference as an official prelude to the 2024 Ocean Decade Conference. It aimed to provide a platform for discussing the future priorities for Ocean Decade challenges. ठीक है. तो ओशियन डेकेड के तौर पे 2021 से 2030 को देखा जा रहा है. थीम इसकी थी डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर ओशन वी वांट. एंड ये जो डेकेड कॉन्फ्रेंस है ये हुई फरवरी में, इंडियन ओशन रीजनल डेकेड कॉन्फ्रेंस, और ये हैदराबाद में होती है. ऑलराइट. आगे देखते हैं. रायसीना डायलॉग इम्पॉर्टेंट है. रायसीना डायलॉग का 9th एडिशन हुआ. It was inaugurated by प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन न्यू दिल्ली. ये शुरू हुआ था रायसीना डायलॉग 2016 में, और इसको होस्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड दिल्ली बेस्ड ऑफ थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के द्वारा. थीम इसकी थी चतुरंग. थीम याद रखिएगा, इसकी थीम क्या थी? चतुरंग, मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट. ठीक है. तो चतुरंग थीम के साथ ये इस बार का रायसीना डायलॉग स्टार्ट होता है. थोड़ी सी अतरंगी थीम है तो इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है चतुरंग. कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट. अब ये भी याद रखना है, पूछ सकते हैं कि चतुरंग में ये 4 में से कौन सा नहीं है. ऑलराइट. सो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है. कंटेस्ट करना है उसको, कोऑपरेट करना है, एंड यू हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू. 2500 पार्टिसिपेंट से ऊपर और 115 कंट्रीज़ के आसपास लोगों ने ज्वाइन किया है इसको. डायलॉग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया टू हैव अ डायलॉग एंड डिस्कशन ऑन वेरियस एग्जिस्टिंग, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फ्यूचर रीजनल एंड इंटरनेशनल इशूज़. ये जो डायलॉग है, इट रिप्रेजेंट्स आर वैल्यूज़ लाइक सर्वे भवन्तु सुखिना. तो जो हम इंडिया में जो हम यूज़ करते हैं सर्वे भवन्तु सुखना, जिसका मतलब होता है कि म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस है, सभी सुखी रहें, सभी जो हैं वो बेसिकली डेवलप करें. सो सर्वे भवन्तु सुखिना के जो कॉन्सेप्ट है वो उस पर ये वो वैल्यूज़ जो ये रिफ्लेक्ट करता है. द म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस एंड कॉपरेशन इन रिजॉल्विंग द इंटरनेशनल इशूज़. साथ ही साथ इट ऑल्सो फोकसेज अबाउट इंडियाज़ कमिटमेंट टुवर्ड्स द रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन ऑल सस्टेनेबल वेज. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस. 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस इज़ बीइंग हेल्ड इन पर्थ. देखिए, इतनी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं रिगार्डिंग ओशियंस, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे कितने काम हो रहे हैं वी डू नॉट नो एक्चुअली, बिकॉज डिट्यूरेशन रेट तो हर बार जब भी हम सर्वे पढ़ते हैं या हम कोई नया रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें डिट्यूरेशन रेट तो कंटिन्यूसली रहता ही है. सो 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ये पर्थ में हुई, ऑस्ट्रेलिया, 9-10 फरवरी 2024 को. इसकी थीम थी टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन. टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन. IOC इज़ एन एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि फोकस करती है जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे ऑफ द इकोनॉमिक इंडियन ओशन रीजन. This conference brings together policymakers, scholars, business leaders, civil society representatives. So जितनी भी ये सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ट्रेड, कॉपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, उसके बारे में बात हो सके. फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था 2016 में सिंगापुर में. ठीक है. सो फर्स्ट एडिशन इसका होता है 2016 सिंगापुर में. 6th एडिशन इसका हुआ 2023 में ढाका में, और ये 7th एडिशन है जो कि कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है. तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का जो 7th एडिशन है वो हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में.
सिक्स्थ हुआ था ढाका में और फर्स्ट हुआ था सिंगापुर में 2016 में। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, he addressed the inaugural session of the conference. H.E. Mr. Ranil Wickremesinghe, the President of Sri Lanka, Ms. Penny Wong, Minister for Foreign Affairs of Australia, and Dr. Vivian Balakrishnan, Minister of Foreign Affairs of Singapore. He also addressed the conference. ठीक है, तो इसमें स्टैटिक आप अभी ध्यान रखिएगा। पहला ये शुरू हुआ था 2016 में, जैसे कि रायसीना डायलॉग भी 2016 में ही शुरू हुआ था। इसी तरीके से इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का जो सिलसिला है ये भी 2016 से ही शुरू हुआ था। पहला एडिशन इसका सिंगापुर में हुआ था, सिक्स्थ एडिशन इसका ढाका बांग्लादेश में हुआ था और सेवन्थ हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और थीम है इसकी टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। नेक्स्ट देखते हैं 19th नैम समिट। रिसेंटली 19th नैम समिट ऑर्गेनाइज की गई कंपाला। कंपाला इज़ द कैपिटल ऑफ युगांडा। ठीक है, तो ये हुई जनवरी 1920 में। कंपाला कुछ नाम सुना सुना लग रहा है। आई थिंक जब शक्तिमान आता था तो देयर वाज अ डीमन काइंड ऑफ थिंग जिसके लंबे लंबे बाल थे, वो हवा में उड़ता था। आई थिंक उसका नाम भी कंपाला ही था। सो मे बी कंपाला द कैपिटल ऑफ युगांडा, ये जनवरी 2024 में ये हुआ। थीम थी इसकी डीपनिंग कॉपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। And India's External Affairs Minister S. Jaishankar, he visited Uganda from January 15 to 20 and to attend this meeting. Key highlights इसके क्या थे? Uganda has taken over as chair from Azerbaijan. ठीक है, तो अब ये युगांडा जो है वो 2027 तक इसका चेयरमैन रहेगा और इससे पहले अजरबैजान था। तो नैम इससे पहले जो चेयरमैनशिप थी वो अजरबैजान के पास थी। नाउ युगांडा हैज़ टेकन इट ओवर टिल 2027। 18th नैम समिट जो इससे पहले हुआ था वो 2019 में हुआ था बाकू अजरबैजान में। ठीक है, ड्यूरिंग द चेयरमैनशिप ऑफ अजरबैजान 2019 से 23 तक इनकी चेयरमैनशिप रही। अभी जो नेक्स्ट रहेगी 4 साल वो रहेगी युगांडा की। Summit adopted the Kampala Declaration slamming Israeli military aggression and calling for implementation of the UN Security Resolution. देखिए, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है, पहली चीज़ हर साल नहीं होता है, एनुअल नहीं है। तो अगर आ रहा है कि एनुअल कॉन्फ्रेंस है, नहीं है। एनुअल आते ही आपको उसको हाईलाइट करना है कि एनुअल कॉन्फ्रेंस नहीं है। 18th जो हुई थी वो बाकू अजरबैजान में हुई थी। 19 कब हुई थी? 2019 में हुई थी। 2019 से 2024 तक अजरबैजान इसका चेयरमैनशिप इसकी ली थी। 19th नैम समिट जो है वो हो रही है कंपाला युगांडा में। और ये जो 19th मीटिंग है ये 2027 तक अब युगांडा के पास रहेगा। तो ये मेन चीज़ आपको अभी याद रखनी है। बाकी तो देखिए बहुत कुछ ऐसा अडॉप्ट नहीं किया इन्होंने इस मीटिंग में जो क्वेश्चन में पूछने लायक हो। नॉर्मल जो डिस्कशंस होते हैं वो डिस्कशंस हुए हैं। एंड इंडिया इथियोपिया जॉइंट ट्रेड कमेटी, सो November 6 to 7 2023 द 6th सेशन ऑफ इंडिया इथियोपिया जॉइंट ट्रेड कमेटी ये कंडक्ट हुआ एडिस अबाबा इथियोपिया में। ठीक है, इंडिया इथियोपिया जॉइंट ट्रेड कमेटी ये कहाँ हुआ? एडिस अबाबा इथियोपिया में। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? टू ब्रिंग टुगेदर ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज to strengthen the economic ties. India has extended an invitation to Ethiopia for collaborative efforts. So India ने इथियोपिया को भी मतलब एक तरीके से अपना हाथ बढ़ाया वहाँ पर कि भाई आप कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करो। किसमें? इन इंटीग्रेटिंग द इथियोपियाज EdSwitch with यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI ऑफ इंडिया। EdSwitch सर्व्स एज पेमेंट प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हम UPI का यूज़ करते हैं उसी तरीके से इथियोपिया में EdSwitch का यूज़ होता है। तो इनके साथ मतलब एक कोलैबोरेशन इंडिया करना चाहता है। इट इज़ अ पेमेंट प्लेटफॉर्म इन इथियोपिया। तो ये आप याद रख सकते हैं। दिस इज़ अ थिंग जो आपको पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, व्हाट इज़ EdSwitch। ठीक है, EdSwitch क्या है? ये पेमेंट प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है इथियोपिया का। ऑलराइट, सो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से। ये कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं बेसिकली। देखिए इस तरह के कीवर्ड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछ मतलब चांसेस बन जाते हैं कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। EdSwitch वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, व्हाट इट इज़ रिलेटेड टू। तो भाई ये पेमेंट प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ का है? इथियोपिया का है। नेक्स्ट इज थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023।
तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2023 इन मुंबई वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इनाग्रेटेड ऑन अक्टूबर 17, 2023, और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। क्या है ये? थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। नोडल एजेंसी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑर्गेनाइजर्स की बात करें तो इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। During the inaugural event, PM Modi also unveiled the Maritime Amrit Kal Vision 2047. It is a blueprint for the Indian maritime blue economy. ठीक है, तो इस इनाग्रल इवेंट के टाइम पे मोदी जी ने अमृत काल विजन 2047 भी अनवील किया। सो इट इज़ अ ब्लू प्रिंट फॉर इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी। ये क्या है? इंडिया अमृत काल विजन 2047, इट इज़ अ ब्लू प्रिंट फॉर इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट जो कि ऑर्गेनाइज किया गया, इसको इनाग्रेट किया गया मुंबई में। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। कब किया गया? अक्टूबर 17, 2023, लास्ट ईयर, 1 साल से ज़्यादा हो गई है। थीम इसकी थी कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट। अब देखिए, अभी हमने ऊपर चतुरंग पढ़ा था, क्रिएट कॉमन हो रहा है दोनों में, ठीक है। बाकी आप देखेंगे तो कोलैबोरेट या कोऑपरेट। सो चतुरंग का मतलब था कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट। ये किसका था? रायसीना डायलॉग का। हम किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम समिट की। इसकी थीम थी कनेक्ट, कोलैबोरेट, क्रिएट। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसकी नोडल एजेंसी है, ये भी याद रखिएगा। और इस इनाग्रल इवेंट के टाइम पे मोदी जी ने अमृत काल विजन 2047 भी अनवील किया, जिसका मेन एम था, या फिर वो क्या है, वो ये एक ब्लू प्रिंट है फॉर इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी। ऑलराइट, ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ट्यूना टेकरा ऑल वेदर डीप क्राफ्ट टर्मिनल। तो टूना टेकरा ऑल वेदर डीप क्राफ्ट टर्मिनल का फाउंडेशन स्टोन भी इन्होंने रखा। ट्यूना टेकरा क्या है? ये ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल है जो कि बनेगा एट अ कॉस्ट ऑफ मोर देन 4500 करोड़ एट दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी, गुजरात। ठीक है, ट्यूना टेकरा क्या है? ये ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल है। GMIS 2023 मुंबई डिक्लेरेशन वॉज ऑल्सो अनवील्ड ड्यूरिंग द इवेंट। सो GMIS 2023 डिक्लेरेशन ये भी अनवील हुआ था। इसमें आपको जो याद रखना है वो है थीम, कहाँ हुआ? मुंबई में। कनेक्ट, कोलैबोरेट, क्रिएट। अमृतकाल विजन 2047 अनवील किया गया, विच इज़ अ ब्लू प्रिंट फॉर इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी। साथ ही साथ ही लेड द फाउंडेशन ऑफ ट्यूना टेकरा, जो कि क्या है? ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल है, और ये कहाँ पर है? ये बनेगा दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, गुजरात में। ठीक है, तो ये ख़त्म होते हैं हमारी समिट्स और ऑर्गेनाइजेशंस, और यहाँ पे हम इस वीडियो को पॉज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे विद द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। आई होप समझ आ रहा होगा, कुछ जगह नहीं भी आ रहा होगा, आई एम श्योर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इसमें जब हम पढ़ते हैं ना तो इट बिकम्स बोरिंग विद टाइम। बट इसीलिए मैंने जहाँ जहाँ मुझे लगा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको हाईलाइट किए, जैसे कि दिस पोर्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव हाईलाइटेड। फिर उसके बाद 10th वर्ल्ड वाटर फोरम से भी कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे ना। आइवरी कोस्ट ने UN वाटर कन्वेंशन के 53rd मेंबर के तौर पे ज्वाइन किया, ये इंपॉर्टेंट है। 50th G7 समिट हुआ इटली में। तो ये कुछ की वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ओशियन डेकेड कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है? बार्सिलोना में हुआ। ऑलराइट, तो वो हम याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 2021 से 30 तक रहा। सो आई ट्राइड कि जहाँ पर इंपॉर्टेंट मुझे लगा पर्सनली वो मैंने आपके लिए किया। पर्सनली का मतलब जिस तरह से क्वेश्चन आ रखे हैं पिछले। रायसीना डायलॉग की थीम इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी हटके है, चतुरंग है, लेकिन रायसीना डायलॉग और थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम की थीम मिलती जुलती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 7th ओशियन कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। उसके थोड़े से जो स्टैटिक पोर्शन हमने देख लिया। फर्स्ट कहाँ हुआ? सिंगापुर में। 6 कहाँ होता है? ढाका में। नैम समिट एनुअल समिट नहीं है, हर 4 साल में हो रही है। कहाँ हो रही है? कंपाला, युगांडा में। इससे पहले अजरबैजान के पास 4 साल तक था। ठीक है, एथस्विच क्या है? तो एथस्विच एक इथियोपिया का पेमेंट प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर है। थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम समिट ये मुंबई में हुआ। कनेक्ट, कोलैबोरेट,
सॉरी कनेक्ट कोलैबोरेट क्रिएट, और अमृतकाल विजन 2047 भी अनवील किया गया, जो कि एक ब्लूप्रिंट है इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए। ट्यूना टेकरा का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया। ये क्या है? ये ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल है जो कि बनेगा दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जहाँ मैंने कोशिश की है कि आपको हाईलाइट किए जा सकें। आप बार बार पढ़ेंगे तो ये हाईलाइट मैंने करके रखती है जिससे कि आपकी नज़र जाएगी। अब आप इसको नोट्स बना के पढ़िए या इसी से बार बार रिवाइज़ करिए या जैसे आपको ठीक लग रहा है, बट इसको रिवाइज़ करते रहिए। क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, देर आर मच मोर चांसेस के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस। अगेन सेम जो भी हमें वहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा विल डील विद इट। ऑलराइट, सो ये ख़त्म होता है हमारा समिट्स ऑर्गेनाइजेशंस, एंड आई होप आप रिवाइज़ कर रहे हैं अच्छे से। अब नाउ यू माइट बी बैक टू द स्टडीज़। अब वीकेंड से आप लोग अपने अपने घर जाएंगे। सो ऑब्वियसली घर नहीं, घर से रूम जाएंगे या फिर घर में ही रह रहे हैं तो आप पढ़ाई कीजिए, बट इस फेस्टिव मोड से एक आध दिन और छोड़िए एंड उसके बाद आप बाहर निकलिए एंड अगेन आप पेस पे आ जाइए अपनी। अभी हो रही होगी बट कम हो रही होगी, एंड दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली ओके, ठीक है। फेस्टिविटीज़ को भी इन्जॉय करना ज़रूरी है लाइफ में, बट उसके बाद आप इस मोड से बाहर आइए एंड फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाइए, बिकॉज लाइन से लाइंड अप हैं एग्ज़ाम्स, सो यू कैन नॉट टेक रिस्क। ऑलराइट, सो विद दिस नोट